नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत था और स्वागत है और स्वागत रहेगा भी। दोस्तों बता दें कि आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, तो उत्प्रेरक। जैसा कि आप नाम सुने होंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आप सुने होंगे, कैटालिसिस सुने होंगे, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष पढ़े होंगे, वर्धक पढ़े होंगे, संदमक पढ़े होंगे, एंजाइम उत्प्रेरक पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, बता दें कि ये इंटरमीडिएट और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि एक चैप्टर भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री में यानी कि केमिस्ट्री फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। और दोस्तों बता दें कि ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों बता दें कि देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमुख उत्प्रेरक आज हम आपको बताएंगे। और बता दें कि ये उत्प्रेरक का ही समरी है, मतलब जितने भी उत्प्रेरक पूरी केमिस्ट्री में कहीं न कहीं किसी न किसी रिएक्शंस में आते हैं या दिखते हैं, उन सभी को एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड परीक्षाओं में। दोस्तों बता दें कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं। उसके बाद जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, चाहे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, चाहे आपके पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, उसको छोड़िए। उसके बाद जो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं, या फिर आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन एग्जाम, या फिर आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस देखिए, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 90% कवर हो जाता है चैप्टर। जैसा कि देखिए, अगर हम आपको बताएं कि उत्प्रेरक क्या होता है, तो देखिए उत्प्रेरक के बारे में सबसे पहले बताया था बर्जेलियस ने 1835 ईस्वी में। उत्प्रेरक क्या होता है, उन्होंने बताया था कि उत्प्रेरक ऐसा बाह्य पदार्थ होता है, ऐसा बाहरी सबस्टेंस होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कंट्रोल करने लगता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो ये कम कर देगा या तो ये फास्ट कर देगा, मतलब तेज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे या अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगेगी। सबसे पहले उत्प्रेरक के बारे में बताया था कौन? बर्जेलियस। यानी हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे? बर्जेलियस, जो कि 1835 ईस्वी में बताए थे कि उत्प्रेरक ऐसा बाहरी पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया पर लग जाए तो उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो कम या तो तेज कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्प्रेरक क्या करता है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कहना है कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को या वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है, घटाता बढ़ाता नहीं है, नहीं तो वो दूसरा उत्प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाद में ओस्टवाल्ड नाम के वैज्ञानिक ने उनकी बातों में सुधार किया और उत्प्रेरक की दूसरी परिभाषा दी है। कब? 1895 में। तो अब कह सकते हैं कि खोज किसने किया है? बर्जेलियस ने। उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? तो ओस्टवाल्ड नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, जैसा कि आपको ओस्टवाल्ड इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शोषण मतलब जॉर्प्शन होता है। इस चैप्टर में जो पहले वाली वीडियो गई थी ना, उसमें हम लोग पढ़े थे अधिशोषण। यानी पूरे अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो अगर सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें एक टॉपिक आती है अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन, उसके बाद अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, उसके बाद दोनों घटना को संयुक्त रूप से कहते हैं शोषण। तो सबसे पहले अगर शोषण की बात या एडजॉर्प्शन की बात पूछी जाए कि किसने बताया था, तो एमसी बैन ने किया था। ठीक ना, यानी कि मैक बैन ने इसको खोजा था। किसको खोजा था? शोषण को। यानी कि अगर कोई दूसरा पदार्थ किसी ठोस पदार्थ की सतह पर आकर एकत्रित हो जाता है, बैठ जाता है, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर भी बैठे और उसके अंदर भी एक समान रूप से फैल जाए तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। और दोनों क्रिया को संयुक्त रूप से कहते हैं जॉर्प्शन। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपसे पूछ लेता है ना कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। तो जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर कोई गैसीय पदार्थ आकर एकत्रित हो जाए और उससे धीरे धीरे रासायनिक बंध बनाने लगे, ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर कोई गैसीय पदार्थ उसकी सतह पर एकत्रित होकर धीरे धीरे उस ठोस पदार्थ से रासायनिक बंध बनाकर जुड़ जाए, तो ऐसे अधिशोषण को हम लोग कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। और उसमें बहुत अधिक टेम्परेचर भी लगता है, बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन भी होती है और उसमें ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा निकलती। ठीक है, तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं और उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। अगर वही घटना दूसरी घटना में बदल जाए, यानी कि जब किसी ठोस पदार्थ पर कोई गैसीय पदार्थ आकर उसकी सतह पर इकट्ठा हो जाए और उससे
अंतर आणविक बल द्वारा जुड़ जाए या वंडर बल द्वारा जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भौतिक अधिशोषण। छोड़िए उन सबको, देखिए जब आप उत्प्रेरक पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा उत्प्रेरक में अलग अलग क्वेश्चन, जैसे समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होता है, संदमक क्या होते हैं, वर्धक क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो वो हम लोग इसके बाद वाली वीडियो जो आएगी उसमें पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम जितने भी केमिस्ट्री में आपको चैप्टर मिलते हैं ना, उस चैप्टर में जितने भी जगह पे उत्प्रेरक लगता है उन सब उत्प्रेरक को आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आज आपको उन उत्प्रेरक की लिस्ट आपको दूंगा और बताऊंगा कि ये उत्प्रेरक कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जो कि बार बार यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो आज हम उन क्वेश्चनों की लिस्ट लेकर आए हुए हैं आपके सामने। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए आज की टॉपिक क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमुख उत्प्रेरक। ठीक है, आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपके बीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर इधर प्रमुख उत्प्रेरक हैं, ठीक है, और इधर संबंधित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, मतलब कि किस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक लागू होता है या लगता है। ठीक है, क्योंकि उत्प्रेरकों की क्रिया बहुत ही विशिष्ट होती है, मतलब एक उत्प्रेरक किसी विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया पर ही काम करेगा, यानी कि एक उत्प्रेरक हर अभिक्रिया पर नहीं लागू हो सकता। एक उत्प्रेरक किसी विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया पर ही, यानी एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया पर ही काम करेगा। एक ही उत्प्रेरक कई जगह काम कर सकता है, लेकिन शर्त नहीं है कि करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आयरन उत्प्रेरक, ये आपसे बहुत बार पूछा गया आज तक, आप बोर्ड एग्जाम का आंसर उठा के देखिए, बहुत बार पूछा गया है। फेरस या आयरन उत्प्रेरक ये क्या करता है, कहाँ काम करता है, तो देखिए हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, यानी कि जब आप केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, यानी हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, यह आपसे पूछा जाएगा। या आपसे पूछा जा सकता है कि जब हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक काम करता है या प्रयुक्त होता है, तो आप बोलेंगे आयरन। आयरन, इसका देखिए आयरन को दिखाते हैं Fe से, इसका जो लैटिन नाम होता है या वास्तविक नाम होता है वो होता है फेरम, और इसकी दो वैलेंसी होती है, +2 और +3। जब +2 वैलेंसी होगी तब उसको फेरस कहेंगे, और जब तीन वैलेंसी होती है, संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तब उसको हम फेरिक कहते हैं। ठीक, और एक चीज़ और है कि जब हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है तो उस समय जो उत्प्रेरक लगता है ना, अगर वो उत्प्रेरक सुस्त हो गया तो उसको फास्ट करने के लिए एक प्रमोटर लगाया जाता है जिसका नाम है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम तो याद रखिएगा, ठीक है, MO से दिखाते हैं। ये मॉलिब्डेनम क्या होता है, ये वर्धक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए प्लैटिनम एस्बेस्टॉस, ये भी उत्प्रेरक होता है। प्लैटिनम को स्वर्ण धातु भी कहते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी धातु कौन होती है, प्लैटिनम। ठीक है, याद रखिएगा प्लैटिनम एस्बेस्टॉस ये उत्प्रेरक का काम कब करता है, जब ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तब। ठीक है, आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन देंगे और पूछा जाएगा कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते समय प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा प्लैटिनम एस्बेस्टॉस। और बता दें आपको जानकारी के लिए कि नाइट्रिक अम्ल का जब निर्माण हम ओस्टवाल्ड विधि से करते हैं तो सबसे पहले उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से आता है, वो अमोनिया से आता है। ठीक है, सबसे पहले अमोनिया को वायु में जलाएंगे तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, फिर बाद में उसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है। ये आपके केमिस्ट्री फर्स्ट में जरूर से पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, आगे ये देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम एक साथ काम करते हैं। दूसरी बात NO जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ये तीनों रिएक्शन आप एक साथ पढ़ सकते हैं। देखिए जब आप पढ़ते हैं सल्फर मतलब ऑक्सीजन परिवार के तत्व केमिस्ट्री फर्स्ट में, ठीक है, देखिए इंटरमीडिएट और बीएससी दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये शीश कक्ष से और संपर्क विधि से, दोनों विधियों से क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल को जब बनाते हैं या निर्माण जब करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को वायु में जलाया जाता है। सबसे पहले तो सल्फर यानी कि गंधक को वायु में जलाया जाता है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। बाद में उस सल्फर डाइऑक्साइड को ओलियम के साथ
या जल के साथ मिला देते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। लेकिन इस सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की दो विधियां हैं। एक शीश कक्ष है जिसमें शीशे के कमरे लगाए गए होते हैं, कहीं आक्सीकारक कक्ष होता है, कहीं दहन कक्ष होता है, कहीं शोधन कक्ष होता है, इस तरह से, ठीक है। और दूसरा होता है शीश कक्ष विधि, शीश कक्ष, और दूसरा होता है संपर्क विधि। याद रखिएगा प्लेटिनम किस में काम करता है, तो संपर्क में प है तो प से प्लेटिनम एस्बेस्टास काम करेगा, ठीक है। और प्लेटिनम एस्बेस्टास भी बहुत महंगा होता है, जैसा कि आपसे अभी बताया गया है कि सबसे महंगी धातु कौन है, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम महंगा होता है और इस विधि में प्लेटिनम जब हम उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं तब यह विधि बहुत ही महंगी पड़ती है। और एक फ़ायदा इसमें ये होता है इस विधि में कि इसमें सबसे शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है और ये इसमें इस विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं या वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तब उसमें हम लोग जो उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं वो कौन होता है, तो वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। याद रखिएगा संपर्क में प है तो प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम उत्प्रेरक किस में काम करेगा, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते समय। आगे आइए, देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग कब करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, जब डीकन विधि से क्लोरीन बनाते हैं तब। देखिए दोस्तों ये भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डीकन विधि से क्लोरीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। कभी कभी सचित्र वर्णन के लिए दे देता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब डीकन विधि से क्लोरीन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वायु में ऑक्सीकृत कराते हैं। जब ऑक्सीकृत कराते हैं तो आपको क्लोरीन गैस मिल जाती है और H2O बन जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब डीकन विधि का नाम आएगा और क्लोरीन का नाम आएगा तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर देखिए क्लोरीन वाला उत्प्रेरक भी दिखा देना है, ठीक है। यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करेंगे, कब, डीकन विधि में जब क्लोरीन बनाएंगे तब। चलिए आइए देखते हैं ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीकरण संख्या मतलब 6 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, Fe के ऊपर 3+ आएगा, यानी कि जब Fe के ऊपर 3+ आएगा, जैसा कि हम ऊपर बताएं Fe के ऊपर 3 आता है तो इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। देखिए ये फेरिक ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में कब काम करेगा, जब हम हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे, किस विधि से बनाएंगे, बोस विधि से। बोस विधि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी बोस विधि से जब आपको हाइड्रोजन गैस बनाना होता है तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फेरिक ऑक्साइड का। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब मेथिल एल्कोहल बनाते हैं तब। मेथिल एल्कोहल को जब व्यवहारिक तरीके से बनाया जाता है तब आपको कौन सा उत्प्रेरक दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए मेथिल एल्कोहल क्या होता है, जो एथिल एल्कोहल होता है वो पीने में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। उससे पावर एल्कोहल भी बनता है, मिश्रित एल्कोहल भी बनता है, लेकिन जो मेथिल एल्कोहल होता है ये विषैला होता है। अगर इसको व्यक्ति पी ले तो अंधा, पागल और ज़्यादा पी ले तो मर भी सकता है, नहीं तो नॉर्मली पीने से अंधा और पागल हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए निकिल, निकिल भी बहुत पूछा जाने वाला है उत्प्रेरक, ठीक है। देखिए इससे क्या करते हैं, जब वनस्पति तेल से घी बनाते हैं या वनस्पति घी से वनस्पति तेल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें निकिल का प्रयोग किया जाता है। या आप कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वनस्पति तेलों के अपचयन में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, तो निकिल। वनस्पति घी के अपचयन में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, तो निकिल। अगर कहीं भी किसी का भी अपचयन कराना रहे तो आप निकिल आंसर दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप देखिए कहीं भी किसी का भी अगर अपचयन कहा जाए कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो निकिल का नाम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एथिल एल्कोहल बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये घुमा के पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि क्लोरोफार्म को जब रंगीन बोतलों में भर कर रखा जाता है तो उसमें थोड़ी मात्रा में एथिल एल्कोहल जरूर मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि दोस्तों क्लोरोफार्म अगर हवा से अपक्रिया कर ले, ऑक्सीजन से अपक्रिया कर ले तो वो फास्जिन नाम का जहरीली गैस बनाता है, और जहरीली गैस अगर कोई सूंघ ले तो बेहोश होकर गिर जाएगा। इसीलिए क्लोरोफार्म को निषेचक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफार्म ऑक्सीजन से अपक्रिया न कर पाए इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, एथिल एल्कोहल। यानी एथिल एल्कोहल क्लोरोफार्म के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए और बीएससी के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करिएगा अलग से। देखिए जब ये हाइड्रोजन, देखिए ये है फास्फोरिक एसिड या ग्लिसरीन, ठीक है, फास्फोरिक एसिड और ग्लिसरीन को पूछा जाता है कि कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप याद रखिए आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी मिला होगा, नहीं मिला होगा तो आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन के यौगिक में होगा या क्षार धातुओं में होगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको, उसमें आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक ऐसा द्रव पदार्थ होता है जिसका प्रयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं या घाव वाव धोने में करते हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक आदत होती है कि ये भी अगर हवा में रख देंगे ना, खुला छोड़ देंगे तो ये अपघटित हो जाएगा, यानी कि H2O और ऑक्सीजन बन के उड़ जाएगा। लेकिन इसको रोकने के लिए, मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम कहीं रखें तो वो जल्दी जल्दी ना उड़े, मतलब अपघटित ना हो, उसके अपघटन को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरीन या फास्फोरिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा, आशा करते हैं आपको सब याद होगा। देखिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देखते हैं आपको मार्केट में क्या मिलती है, पॉलीथीन, और उस पॉलीथीन का कहीं हम कैरी बैग में इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम बैग बना लेते हैं उसको, या कहीं पाइप बना लेते हैं, या कहीं कुछ भी, मतलब ये मल्टीमीडिया यूज के लिए, मतलब कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, मल्टी यूजेज है, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जाता है कि जब एथिलीन से पॉलीथीन हम लोग बनाते हैं या एथीन से पॉलीथीन बनाते हैं तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, तो याद करिएगा जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ठीक है। और जिगलर नाटा का अगर सूत्र पूछा जाए तो देखिए टाइटेनियम क्लोराइड और उसके बाद एल्यूमिनियम 3 एल्किल समूहों के साथ है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको नटवा उत्प्रेरक जरूर याद हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए ये Fe2O3 यानी कि एक बार फिर से आ गया फेरिक ऑक्साइड, और ये फेरिक ऑक्साइड कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है उत्प्रेरक के रूप में, जब कोयले से पेट्रोल बनाते हैं बर्गियस विधि से, तब, यानी जब नाम आएगा कि बर्गियस विधि से अगर पेट्रोल बनाना है तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप याद रखिए फेरिक ऑक्साइड का। देखिए जाइमेज इंटरमीडिएट के बच्चों से तो बहुत पूछा जाता है, और ये व्यवहारिक तरीके से जैसे कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वनडे वाले, उसमें भी पूछा जाता है कि जाइमेज एंजाइम किस जगह पर उत्प्रेरक का काम करती है। तो देखिए जब ग्लूकोज को सड़ा कर एथिल एल्कोहल बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल डायरेक्ट बनाएंगे तो भी जाइमेज एंजाइम काम करेगी। अगर फलों के छिलके को, जैसे मौसमी के छिलके को, जौ को, आलू के छिलके को अगर आप सड़ा कर उससे दारू बनाएंगे ना, एथिल अल्कोहल बनाएंगे, तो उस टाइम पे भी जाइमेज एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। आगे आइए, देखिए आप देख रहे होंगे इन्वर्टेज, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलती है, बहुत पूछा जाता है, इसीलिए सुक्रोज को क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं, इन्वर्ट शर्करा कहते हैं, ठीक है। सुक्रोज नहीं देखें आप, चीनी देखें अपने घर पे, चीनी को अगर पानी में डाल देंगे, ठीक ना, तो वही अपक्रिया जब व्यवहारिक तरीके से घरेलू स्तर पर होती है ना, या फैक्ट्रियों में सड़ा के जब होती है, तो उस टाइम पे कौन सा एंजाइम काम करता है, इन्वर्टेज। दोस्तों बता दें कि ये जो हम एंजाइम बोल रहे हैं कहीं कहीं पर, ये भी उत्प्रेरक ही हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि जो उत्प्रेरक हैं वो बाहर काम करते हैं, शरीर के अंदर नहीं काम करते हैं, मतलब किसी भी जीव के शरीर के अंदर नहीं काम करते हैं। जब वही उत्प्रेरक किसी भी जीव के शरीर के अंदर काम करने लगता है, किसी अपक्रिया को करवाने लगता है, तब उसको हम कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरक। और ये क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक है। ये क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक है। जैसे ये डायस्टेज एंजाइम क्या काम करती है, ये भी बहुत पूछा जाता है। देखिए डायस्टेज, इशारा समझे, स्टेज स्टार्च, स्टेज स्टार्च, यानी कि डायस्टेज एंजाइम क्या करती है, स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। ये माल्टोज क्या होता है और स्टार्च क्या होता है, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं या पौधे जो भोजन बनाते हैं, जैसे हम चावल खाएंगे तो पौधों से आएगा, चना खाएंगे तो पौधों से आएगा, दाल खाएंगे तो अरहर पौधों से आएगा, तो पौधों द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है उसको स्टार्च कहते हैं। वह स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है, कब, जब डायस्टेज एंजाइम आती है और काम करती है तब। तो आप याद रखिएगा स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, डायस्टेज एंजाइम। अब देखिए टेल मतलब टेट्रा एथिल लेड, आपसे कईयों बार पूछा गया कि टेल का पूरा नाम बताइए, तो टेट्रा एथिल लेड होता है। और टेट्रा एथिल लेड क्या करता है, पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने में या रोकने में। देखिए कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, दुचक्का मतलब मोटर वाहन या बाइक ऐसी होती है जो फट करके भागती है आगे, मतलब उसका इंजन खराब हो गया रहता है, तो उसमें पेट्रोल का दहन जल्दी होता है, तो फटफटाने लगती है, फटफटाती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपस्फोटन।
अगर मान लीजिए पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का फटफटाना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या मिलाते हैं उस पेट्रोल में, TEL यानी कि टेट्रा एथिल लेड। उसका सूत्र नोट कर लीजिएगा, टेट्रा एथिल लेड PB और C2H5 4 बार रहता है। ठीक है, इस PB को उधर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये है टेट्रा एथिल लेड है। ठीक है, यह क्या करता है, यह नेगेटिव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, नेगेटिव कैटालिस्ट के रूप में। कहाँ पर, जब पेट्रोल का अपस्फोटन होता है, नॉकिंग कहते हैं, अपस्फोटन मतलब नॉकिंग, KNOCKING। ठीक है, अब देखिए माइकोडर्मा एसिटी भी आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर इशारा है एसिटी, एसिटी मतलब एसिटिक अम्ल में जब बदला जाता है एथिल एल्कोहल को, तब उस समय उत्प्रेरक कौन सा काम करता है, माइकोडर्मा एसिटी। इसको हम एंजाइम उत्प्रेरक भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए निकिल एक बार और आ चुका है यहाँ पर। वनस्पति तेलों को जब अपचयित कराते हैं या अपचयन कराते हैं वनस्पति तेलों का, या वनस्पति तेल से घी बनाते हैं, तो उस समय भी निकिल आता है। और निकिल और कहाँ आएगा, एल्केन, एल्किन या एल्काइन का अगर अपचयन आप कराते हैं तो उस टाइम पे भी आप किसको उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, निकिल को। देखिए बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया, इससे क्या होता है, हेलो एल्केन बनाई जाती है। CH3COOAG की जब अपक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तब वहां पर हेलो एल्केन बनता है, यानी कि मेथिल ब्रोमाइड बनता है। उस टाइम पर उत्प्रेरक कौन सा यूज होता है, ब्रोमीन। ठीक है, या यही ब्रोमीन क्या होता है, द्रव अधातु भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी द्रव अधातु का नाम बताइए तो ब्रोमीन होता है। अगर आपसे कहा जाए कौन सी ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो Hg या मरकरी, या इसी का ओरिजिनल नाम होता है हाइड्रेरिजिरम, या पारा कहते हैं, या मरकरी कहते हैं। यही डांगटोरी थर्मामीटर में इस्तेमाल भी होती है। तो दोस्तों बता दें कि ये हमारी जो वीडियो है ये सरफेस केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक करिएगा। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो पाना है आगे भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बता दें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आगे अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए। बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।